और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अतुल कुमार सिंह का नोएडा से। अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव बन के? नहीं आना चाहिए। मतलब ये तो अगर आप फिर वही दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वहाँ एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। राहुल गांधी पर भी ये लागू होता है कि भाई आप 15 साल विरोध में रह लिए, आप नहीं, आपको सफलता मिली, किसी दूसरे को मौका दीजिए ताकि वो विरोधी पार्टियों का या विरोधी आइडियोलॉजी का या काउंटर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सके। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये 10 साल का जो रूल है ये लागू होना चाहिए देश में, पक्ष और विपक्ष दोनों पर। आपने सवाल राहुल जी के लिए पूछा है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष दोनों में जो चेहरे हैं उनको 10 साल 15 साल का मौका मिलना चाहिए। अगर 10 साल आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, 15 साल नहीं कर पाए, तो अब किसी दूसरे को करने दो, या जो किया वो करने दीजिए, अब किसी दूसरे को मौका दीजिए। इसी तरह विपक्ष में भी ये होना चाहिए कि आपको एक टर्म विपक्ष में रहने का मौका मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला। अब देखिए 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स, वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी, ऐसा है नहीं। सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज की डेट में आप बता रहे हैं कि कोई चैलेंज दे सकता है। मैं पूछना चाहती हूं यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। आपने नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है। 24 में शायद न हो पाए, उससे क्या फर्क है? दैट्स माय क्वेश्चन।